नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। रिफ्लेक्शन भारत में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको एक नई जानकारी से रूबरू कराऊंगा। हम अभी बेगूसराय शहर के प्रोफेसर कॉलोनी में हैं। दिनकर नगर के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ जीडी कॉलेज के अवकाश प्राप्त शिक्षक एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर फुलेश्वर सिंह के आवास पर हम हैं। हम उनके साथ बैठे हैं। आपको हम इस बात की जानकारी इस वीडियो में देंगे कि बेगूसराय का नाम बेगूसराय क्यों पड़ा। इसके पीछे कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, लोकोक्ति भी कह सकते हैं। लोग अलग अलग तरीके से कयास लगाते हैं कि बेगूसराय का नाम क्यों बेगूसराय पड़ा, लेकिन सही और तथ्यात्मक जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और विस्तार से जानेंगे कि बेगूसराय का नामकरण क्यों बेगूसराय के रूप में पड़ा है और कब से इस शहर को हम बेगूसराय कहते हैं। इससे पहले यह बेगूसराय शहर का नाम क्या था, इसके लिए हम जानेंगे प्रोफेसर फुलेश्वर सिंह जी से, जो एंशिएंट हिस्ट्री के नामी गिरामी विद्वान कहा जाए। और इनका बेगूसराय पर कई काम है, जिसमें आपको मेरे हाथ में एक किताब दिख रही होगी जो बेगूसराय का प्राचीन इतिहास है, प्रारंभ से 700 ईस्वी तक का। ये प्रोफेसर फुलेश्वर सिंह ने ही लिखा है और इस साल इसका विमोचन भी हुआ है और काफ़ी लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा भी है। और दूसरी पुस्तिका है, ये पुस्तक का शक्ल नहीं है लेकिन नौलागढ़ का प्राचीन इतिहास है। ये भी प्रोफेसर फुलेश्वर सिंह ने ही लिखा है और इसमें भी जानकारी परक चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इस चीज़ को अगर मौका लगे आप लोगों को तो ज़रूर पढ़िएगा। रिफ्लेक्शन भारत के चैनल पर स्वागत करते हैं सर आपका। सबसे पहले तो बेगूसराय का नाम इससे पहले क्या था? देखिए, बेगूसराय का बहुत लंबा इतिहास रहा है। सबसे प्राचीन जो इसका नाम हमको पाली साहित्य में पढ़ने को मिलता है वह नाम है अंगुत्तराप। अंग यानी गंगा के पार, भागलपुर से लेकर के लखीसराय तक का एरिया प्राचीन साहित्य में अंग महाजनपद कहा गया। और उसी के उत्तर में यानी गंगा के पार की धरती को अंगुत्तराप कहा गया। यह विवरण, यह उल्लेख पाली साहित्य महावग्गों में आया है, मध्यम निकाय में आया है, सुत्त निपात अट्ठकथा में आया। महावग्गों के हिंदी अनुवादक पंडित राहुल संस्कृतन हैं। उन्होंने ही इस पुस्तक का अनुवाद हिंदी में करते हुए कई एक साहित्यिक प्रमाण से तय पाया कि मुंगेर के ठीक उत्तर की जो धरती है वह अंगुत्तराप के नाम से जाना जाता था। उन्होंने ही इस बात का महावग्गों के आधार पर उल्लेख किया कि गौतम बुद्ध अपनी उम्र के 48वें वर्ष यानी ईसा के पूर्व 512 ईस्वी में राजगीर से चलकर मुंगेर के पास रात्रि विश्राम किए और फिर सुबह नदी पार करके वो अंगुत्तराप की धरती पर आए थे। ये पाली साहित्य में बड़ा विशद विवरण है। ये किस ईस्वी से किस ईस्वी तक का हाँ, ये है ईसा के पूर्व 512 से लेकर के लगभग ईसा के पूर्व 600 माने या कहिए कि 500 ईस्वी के बीच की। अच्छा, इस बीच की ये बात, हाँ की बात। गौतम बुद्ध का जो क्या कहते हैं धर्म यात्रा है, इस प्रदेश में उन्होंने करने के लिए आया। उस समय यहाँ कई एक बस्तियाँ ऊंचे ऊंचे टीले पर बसे हुए थे, उसके चारों ओर पानी था, इसलिए उन्होंने इसका नाम अंगुत्तराप रखा। जी। उसके बाद उसी पाली साहित्य में, तीनों पाली साहित्य में मैंने इस किताब में अच्छा, ये बेगूसराय का जो प्राचीन इतिहास है इसमें आपने लिखा है? ये लिखा है जी। और बाजप्ते जो विद्वान पढ़ना चाहेंगे, मैंने
मध्यम निकाय या महावग्गो या जी। सूत्र निपात अटकथा के किस पोर्शन में जी। ये बातें कही गई है जी जी उसका भी मैंने जी उल्लेख कर जी दिया। जी। इसमें कुल 7 अध्याय हैं। हाँ, 7 अध्याय जी। पुस्तक में। जी तो ये पहला ही अध्याय है जिसमें नामकरण के बारे में, बेगूसराय के नामकरण। जी तो पहला नाम ये अंगुत्तराप था, जी। जिसको गौतम बुद्ध ने ही यह नाम रखा था। अच्छा। हाँ, जी। उन्हीं की अपनी यात्रा में आया था। इस धरती को पाली साहित्य इसलिए बार बार याद करता रहा है जी चूंकि यहीं पर गौतम बुद्ध ने एक माने ब्राह्मण सन्यासी से जी विमर्श के बाद, बहस के बाद उन्होंने तय पाया कि कृषक और जो गृहस्थ लोग हैं जी उनके लिए मुख्य रूप से क्या दिनचर्या हो, क्या उनका जीवन शैली हो, इसको उन्होंने अपने क्या कहते हैं दर्शन में, अपने साहित्य में उन्होंने मध्यम मार्ग का नाम जी। दिया था। अच्छा। ये उनके साहित्य में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। लोग आमतौर पर इसको मध्यम मार्ग ही कहते हैं, लेकिन यह अष्टांगिक मार्ग है। इसमें 8 सिद्धांत और ये 8 कर्म और ज्ञान पर आधारित है जी कि जब तक आदमी के पास ज्ञान नहीं होगा और उसके अनुसार कर्म नहीं होगा तब तक वह इंसान सही सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यही उनका अष्टांगिक मार्ग है। जी। तो पाली साहित्य इसलिए बेगूसराय का नाम, जो प्राचीन नाम अंगुत्तराप है, उसको बार बार लेता रहा कि चूंकि बौद्ध दर्शन का जो सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है अष्टांगिक मार्ग। जी। इसलिए पाली साहित्य। दूसरा है कि माने जो बौद्ध भिक्षुक थे उनको किसी भी तरह के ऐसे फल को खाने से मना ही था जो जिसमें क्या कहते मादकता हो। अच्छा। हाँ, तो उसमें आम की भी गिनती लोग कर लेते थे। अच्छा। लेकिन बेगूसराय में आने के बाद यहाँ का जो क्या कहते हैं कनिये नाम का ये क्या कहते हैं जो सेठ था, उसने जो बुद्ध की सेवा की थी, स्वागत किया था, वो मरई से, आजकल उसको हम लोग अमोट कहते हैं। अच्छा अच्छा, अमोट। हाँ, आम को सुखाया जाता है, उसके रस को सुखा कर। जी। तो बुद्ध ने स्वयं खा करके कहा कि नहीं, ये मादक चीज नहीं है, ये स्वास्थ्यवर्धक है। और उस समय से सिर्फ महुआ के फूल का रस छोड़ करके बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सब तरह के फल खाने की अनुमति दे दी। अच्छा। इसलिए जो बौद्ध अनुयायी है इस धरती को इसलिए बार बार याद करते हैं कि यहीं से, क्योंकि वो अमौट खाए हैं यहाँ बेगूसराय की धरती का। अब सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी पैमाने पर जी वो अमौट का यहाँ निर्माण होता था कि बुद्ध सहित 1250 अच्छा अनुयायियों को जो वहाँ का सेठ था आपन निगम, जिसको मैंने ये क्या कहते हैं नौला का प्राचीन इतिहास। अच्छा, इसमें चर्चा किया है। हाँ, इसमें चर्चा किया कि यही नौलागढ़ जो था ये आपन निगम था और ये सबसे बड़ी बस्ती इस इलाके के उस समय में थी और यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार भी था। क्योंकि यहीं से इसके बगल के पड़ोस गांव से एक बड़ा घड़ा, सबसे जो भारत का प्राचीन सिक्का है तांबा का, वो यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये अंगुत्तराप कब तक रहा बेगूसराय का नाम? हाँ, ये जो अंतिम पाली साहित्य है, सूत्र निपात अटकथा, ये लंका में लिखा गया था। अच्छा। और उसका पाली भाषा में अनुवाद कश्मीर में जो कनिष्क प्रथम के समय में चौथा महासभा जो बौद्धों के हुई थी, उसी में इसका पाली अनुवाद हुआ। उस समय तक इसकी चर्चा मिलती है। इसलिए प्रायः हम लोग मानते हैं कि ईस्वी सन के प्रथम शताब्दी तक यह इलाका अंगुत्तराप के नाम से जाना जाता था। जी। इसके बाद फिर क्या नाम पड़ा? हाँ, इसके बाद इसका नाम आया कच्छ द्वीप। अच्छा, कच्छ द्वीप। यह हमको एक नौलागढ़ के ही पास भिटसारी नामक गांव है, वहां से एक मिर्न मोहर, मिट्टी का मोहर, उसी पर एक लेख मिला था, कच्छ भुक्त विषय अधिकरण।
उसी के आधार पर उस पर लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ। जी जी। किस भाषा में था वो? वो गुप्त के समय का संस्कृत भाषा है। अच्छा अच्छा। उस समय में संस्कृत प्रचलित हो गई। जी जी जी। तो उसी में लिखा है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो हुआ वो आपको कक्षद्वीप। जी यह लगभग 8वीं शताब्दी तक चलता रहा ये जी। नाम। उसके बाद इसका नाम क्या कहते हैं हो गया स्वर्ण भूमि। दो भाग में बेगूसराय का तीसरा नाम एक तरह से कहा जाए वो स्वर्ण भूमि। हाँ, इस समय बेगूसराय 2 पार्ट में बट गया। जी। क्योंकि इस समय पालों का राजा यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा करके कलचूरियों से संघर्ष हुआ था और उससे पराजित हो करके वो इस पार माने क्या कहते हैं नौलागढ़ के पास उन लोगों ने अपनी राजधानी बनाया। और नौलागढ़ दरअसल में अपभ्रंश है। जी जी। यह भ्रंश ये है नयगढ़। नयगढ़ अपभ्रंश होकर के नौलागढ़ हो गया। कुछ लोग इसको नवलगढ़ भी लिख रहे हैं कहीं कहीं, तो क्या मतलब उसमें सच्चाई क्या है? नहीं है नहीं, वो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब देखे कि अब अपभ्रंश शब्द जी था तो कुछ लोगों ने इसको जरा क्या कहते हैं सौंदर्यीकरण बनाने के लिए नवलगढ़ कर दिया। अच्छा अच्छा। लेकिन इसके पीछे कोई हमको न तो तथ्य नहीं मिला, न तो साहित्यिक प्रमाण है और न अभिलेखीय। ये मतलब नयगढ़ ही उसको इसलिए नहीं, क्योंकि अभी भी जी नाने नौलागढ़ जो भगवानपुर ब्लॉक में पहले आता था, अभी वीरपुर ब्लॉक में है। जी जी। ये संपूर्ण एरिया से दलसिंह सराय का एरिया अभी भी बिहार सरकार के भू राजस्व रिकॉर्ड में नयगढ़ के नाम से जाना जाता। अच्छा, नयगढ़ अभी भी जी। तो इसलिए उसी समय से जो ये नाम पड़ा, तो बेगूसराय के पश्चिमी भाग का नाम नयगढ़ और पूर्वी भाग का नाम स्वर्ण भूमि हो गया। चूंकि इसी नेपाल का जो बेटा विग्रहपाल तृतीय था, जिसका अभिलेख हमने नौलागढ़ के पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर छापा है, तो यह उस राजा के 17वें शासन वर्ष का है। और उस राजा ने सिक्का, चांदी के सिक्के को ढलवा करके उसने नेपाल और भारत व्यापार को बढ़ाया। स्वयं नौलागढ़ से बड़ा एक घड़ा क्या कहते हैं उसका चांदी का सिक्का मिला था। वो कहाँ है अभी चांदी का सिक्का? वो उसके कुछ पोर्शन तो लूट में चला गया। मतलब लोग वहाँ के स्थानीय किसानों ने रख लिया? नहीं, हाँ, जिसको जहाँ मिल गया। और कुछ पोर्शन हम लोग भी जीडी कॉलेज म्यूजियम में लाए। कुछ क्या कहते हैं वो जिला सवाल जो संग्रहालय है उसमें है। हाँ अच्छा। और कुछ क्या कहते हैं जिला संग्रहालय जो बेगूसराय है उसमें संग्रहित है। कुछ पटना में संग्रहित है। इस तरह से थोड़ा बहुत उसका अंश मिला। तो वो स्वर्ण भूमि करके, चूंकि वो भारत और जो थे नेपाल के साथ व्यापार होता था, तो प्राय कीमती चीज जैसे रेशम का धागा, रेशम का कीड़ा, उसके बाद जितने आपको ड्राई फ्रूट्स हैं जो उस समय भारत में नहीं उपजते थे, वो नेपाल से माध्यम से भारत आता था। और खास करके जो कागज चीन ने ही सर्वप्रथम इस दुनिया में माने निर्माण किया था। ये सारे चीज जो बहुत ही कीमती थे, सामान्य लोग नहीं खरीद सकते थे, इसलिए लोग इसको सोना के भाव में मानते थे। इसलिए उस रूट को ही इन लोगों ने सोना नाम रखा। अच्छा। और खगड़िया और बेगूसराय के बीच में कोसी की एक धारा उस समय आकर के मिलती थी और उसी रूट को लोग स्वर्ण भूमि कहते थे। और दोनों उस रूट के आर पार आप 1 दर्जन से ऊपर गांव का नाम पाइएगा जो सोना पर है। अच्छा। जैसे बखरी के बगल में सोनमा, सोनिहार अलौली में, उस पार चले जाइए तो सोनमन की घाट, फिर इधर आप गंगा के ओर बढ़िएगा तो सोनापुर, सोनबरसा, दियारा, ये सारे नाम हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि यह एक ट्रेड रूट भारत चीन व्यापार का था। और इसके किनारे ये जितने गांव हैं प्राचीन समय में माने पालों के समय में ये सब बाजार थे। और अभी भी एक साख तरैया गांव है, वहाँ एक प्राचीन कुआं का अवशेष हमने प्राप्त किया। अच्छा। जो अब लोगों ने उसको तोड़ करके लापता कर दिए। तो वो वही एक ऐसा था
कि इधर बनारस से आने वाले व्यापारी भी वहाँ मीठा जल ग्रहण करते थे और उधर से आने वाले लोग भी कोसी जल के बदले उस मीठे जल का उपयोग करते थे। तो ये नयगढ़ और आपने कहा स्वर्ण भूमि, हाँ, तो उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया क्या अब हुई? आ गया है ये स्वर्ण भूमि आपको मध्यकाल में प्रचलित रहा जी। अब मध्यकाल में तुर्क अफगान लोग भारत पर शासन किए, जी। क्या कहते हैं 1526 तक। 1526 के बाद से लेकर के 1750 तक आपको मुगल का शासन हुआ। जी। तो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल सल्तनत हो, दोनों बंगाल को विजय करते थे, लेकिन जैसे ही विजयी सेना लौटती थी कि बंगाल बगावत करके स्वतंत्र हो जाता था। अच्छा। इसलिए जितने भी इतिहासकार हैं मध्यकाल, भारत के मध्यकाल, सब ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत या मुगल सल्तनत का सरदर्द का नाम पुकारा। जी। तो इस सरदर्द को फाइनली अकबर ने समाप्त किया। अच्छा। उसने बंगाल से सटे एरिया में चकवार नाम के एक अस्थाई माने अस्थाई रूप से आर पार बसे हुए ये चकवार लोग थे। ये इन लोगों का एक छोटा सा किंगडम था। जी। अकबर ने इनके साथ दोस्ती कर ली। अच्छा। और इनको क्या कहते हैं, खां, जो खान का हिंदी रूपांतरण, खान का हिंदी रूपांतरण खां की उपाधि दे करके इनको एक सम्मानित, मतलब एक तरह से इनको उपाधि दिया सम्मान के लिए। सम्मान के लिए। जी। और इस सम्मान के बदले माने ये जो चकवार लोग थे उसका क्या कहते हैं सामंती शासन को ये लोग चलाते थे। अच्छा। तो ये दोनों अंग्रेजों का सहयोग करते थे ये? नहीं, अंग्रेज नहीं, मुगल की बात, मुगल काल में मुगल का ये लोग सहयोग करते थे। जी। तो माने बंगाल पर कब्जा करने के लिए, साथ ही चकवार जो माने नया हिंदू किंगडम उठ रहा है इसको पर लगाम लगाने के लिए अकबर ने जो बेगूसराय का सराय का एरिया है, अच्छा, ये क्या कहते हैं जो मंदिर है टेढ़ीनाथ या कर्पूरी मंदिर, कर्पूरी स्थान। अच्छा, कर्पूरी स्थान। हाँ, जी। उसी के पास एक सराय हुआ करता था। जी। अभी भी लोग जो है पुराने लोग उसको सराय एरिया ही कहते हैं। अच्छा। वहीं एक बगल में मजार है जो उस क्या कहते हैं चट्टी के ओर जाता है, तो वही सराय था। और वहीं पर अकबर ने एक अस्थाई घोड़सवार का अड्डा बनाया था। अच्छा, अस्तबल। अस्तबल जी, नहीं माने अड्डा था, वहाँ सेना रहती। अच्छा। अब जो बेगूसराय का नाम है अब इसी शब्द से आता है। अच्छा। हाँ, बेगू फारसी शब्द है जी, इसका अर्थ होता है अश्व, घोड़ा। अच्छा, घोड़ा होता है जी। अगर आप क्या कहते हैं साहित्य में चले जाइए, संस्कृत साहित्य में, वह वैदिक साहित्य में, तो हम लोगों के यहाँ भी घोड़ा का जो वैदिक संस्कृत शब्द है वह है वाजी। अच्छा, वाजी। पारसी शब्द जो है वो बेगू। अच्छा, देखिए दोनों में वो का मिलन। तो उसी को यहाँ उसने स्थापित किया और यहाँ एक सेना रखा। उसके बाद लगातार आप मुजफ्फरपुर से शुरू कीजिए और बेगूसराय उसके आगे तक जाइए, आपको दर्जनों सराय मिलेगा। नाम सराय, हाँ जी, जो दलसिंह सराय से शुरू होता है। हाँ, दलसिंह सराय, ये बेगूसराय हुआ, इसके और भी पूरब जाइएगा तब आपको सराय मिलेगा। तो सराय ऐसे भी क्या कहते हैं व्यापारियों का अड्डा, मतलब ठहराव एक तरह से, होटल। होटल उस मध्यकाल का वो होटल था। अच्छा, जहाँ व्यापारी लोग था। जी। अकबर ने क्या किया, उस व्यापारिक ठहराव होटल को उसने माने क्या अपने प्रशासनिक तंत्र में बदल दिया। जी। और वहाँ वो सेना रखने लगा ताकि वो राजस्व जो वसूली होगा उस पर भी ये सेना मदद करेगी। और दूसरा जो चकवारों का जो हिंदू किंगडम जन्म ले रहा था उसको नियंत्रित करने के लिए उसने जो चकवारों की राजधानी सामो थी उसके बगल में उसने एक सैनिक अड्डा बनवाया अकबर ने, और उसका नाम भी रख दिया अकबरपुर, जो अभी भी अकबरपुर। हाँ, अभी भी सामो के बगल में ही है अकबर। तो इस तरह से जो बंगाल विजय और बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए अकबर की यह नीति थी, और उसी नीति के तहत यहाँ एक सैन्य अड्डा
स्थापित किया गया था। और उसी के को बाद में लोग बेगूसराय कहने लगे। बेगूसराय कहने। जी जी अब होता क्या था कि देखिएगा, जहाँ सराय है जी। वहाँ आपको बाजितपुर अवश्य मिलेगा। अच्छा, उसके बगल में बाजितपुर मिलता है। अवश्य। जी। बाजितपुर में हिंदू सेना है। अच्छा। बाजी शब्द संस्कृत से आ रही है। अच्छा अच्छा, वहाँ हिंदू सेना है। हाँ, और हिंदू सेना प्राय गंगा के किनारे में। जी हाँ, यहाँ भी देख लिए, ये बेगूसराय है, उसके बाद बिशनपुर में आपको बाजितपुर है। गाँव जी है। जी जी है। इसी तरह ये क्या कहते हैं, बाजितपुर तो इधर भी है। जी जी। विद्यापति में। और वहीं आपको क्या कहते हैं, ये दल सिंह सराय है, और वहाँ मऊ बाजितपुर गंगा के किनारे। जी। तो जो हिंदू सेना है उसको उसने गंगा के किनारे बसाया, ताकि वो भी अपना धर्म कर्म करे, और इधर मुस्लिम सेना जो है वो भी अपना वो मतलब बेगूसराय जैसे सराय में रह रहे हाँ, थे इधर। हाँ, इधर के। इसलिए आप देखिएगा कि ये सराय का एरिया है, उसके बगल में अभी भी सबसे बड़ा मस्जिद है, और करबला सबसे पुराना जगह वहीं पर है। अच्छा। तो ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट हैं जी। जो इस बात को स्थापित करते हैं कि बेगूसराय का जो नाम शुरू हुआ वो अकबर के समय से। अकबर के समय से बेगूसराय नाम शुरू हुआ और है। यह जी। क्या कहते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने भी जो मुगलों के द्वारा दी गई राजस्व व्यवस्था था उसी को उसने अपना स्वीकार कर लिया। हाँ, जी। अपना कोई, इसलिए ये नाम उस अंग्रेजों के समय में चलता हुआ और आज फिर तक अभी तक चल रहा चल है। रहा। यही बेगूसराय के नामाकरण का जी एक छोटी सी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। फिर हम आगे अगले एपिसोड में फिर विस्तार से इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर और जो Thank you। पुरातत्व की जो व्यवस्था है यहाँ बेगूसराय में जो भी है उस पर चर्चा करेंगे। हाँ। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।